ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि पब्लिक सर्विस की सिर्फ आप डिलीवरी पे फोकस नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट को किस तरह आपने लालच और खौफ से आज़ाद करेंगे तो ये बात आगे चलेगी, और वो मैं आपको थोड़ा सा अपने तजर्बे से शेयर करके बताता हूँ कि मेरा मतलब क्या है। इसमें आप काफ़ी सारे लोगों के ये व्यूज़ हैं कि जनाब आप पब्लिक सर्वेंट की सैलरी 3 गुना कर दें तो भी वो हरामखोरी पे उतरा हुआ है तो वो उतरा ही रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। आप ये बातें इसलिए कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बीच में आती नहीं हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि मुझे मेरे चेयरमैन साहब ने दिया था। मैं एक दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, जब कस्टम्स ऑटोमेशन में था तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रियाज मलिक साहब के पास गया। मैंने कहा जी हम कस्टम्स ऑटोमेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर ये वो बातें कर रहे हैं, तो लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं है कि जी हाँ कंप्यूटर की समझ नहीं है तो ऑटोमेशन क्या है। तो उन्होंने अपनी एक बात बताई और उन्होंने कहा अशर बी पेशेंट, पीपल डू नॉट नेसेसरली मीन इट रॉन्गली, लेकिन वो उस पैराडाइम को सोच नहीं पा रहे होते नए वाले को, सो वक्त लगता है। सो वही मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मलिक साहब ने मुझे दी। तो मलिक साहब ने कहा कि जी, वो कहते हैं कि जी जब हम छोटे छोटे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे दादा सुबह अपने काम कर रहे होते थे और एक टाइम पर जो नाई था वो आ जाता था और वो आके एक जगह पे खड़ा हो जाता था और बड़े मलिक साहब अपना काम करते करते फिर एक कुर्सी पे कहते हैं जी बैठ जाते थे और वो नाई उस वक़्त समझ जाता था और उनके गले के गिर्द कपड़ा लपेट के तो उनकी शेव करना शुरू कर देता था। तो कहते हैं हम बड़े हो रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि जी एक मशीन आई है जो कि ख़ुद ही शेव कर देती है। ये कोई सोफिस्टिकेटेड इशू नहीं था, वो सेफ्टी सी थी जिसमें ब्लेड डलता है और शेव कर देती है। तो कहते हैं जी हमने अपनी बड़े एक्साइटेड, दादा की बर्थडे आ रही थी तो हमने अपनी दादी को बताया कि जी हम दादा को एक मशीन लेके दे रहे हैं जिस पे जो खुद ही शेव कर देगी। कहते हैं हमारी दादी सोचती रही और अगले दिन कहती है उसने मुझे बुलाया कि रियाज वो तो ठीक है कि एक मशीन आ गई है जड़ी आप शेव कर देगी, मैनू यह दस के उस मशीन नूं किस तरह पता लगता है कि मलिक साहब हुण बह गए ने। तो अब ज़ाहिर है दादी अपने पैराडाइम में सोच रही थी कि वो मशीन कोई ऐसी सी होगी जो कि देखती होगी कि मलिक साहब अब बैठ गए हैं, फिर चादर होती होगी उसी तरह। बट सो देर आर सर्टन थिंग्स। पहली बात है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड करेक्ट होना चाहिए, उस नए पैराडाइम में आके सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जी कुछ चीज़ें मशीन ने करनी है, कुछ चीज़ें इंसान ने करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू कम्युनिकेट टू यू अपने छोटे से नाची से तजर्बे की बुनियाद पर। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि जी मैं मलिक साहब के पास गया और मैंने मलिक साहब को कहा कि जनाब अगर हम ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम ले आते हैं और बाकी फैसिलिटीज़ ठीक नहीं होती तो यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट को आपने ऑफ द लैंड ही रखा हुआ है और वो जब तक लोगों से रिश्वत सतानी नहीं करेगा वो तो पूरी पड़ेगी नहीं। ये आपको भी पता है, हमें पता। उन्होंने कहा जी आप सजेस्ट करें। तो इसमें जैसे मैंने आपसे गुजारिश की 3 चीज़ें। एक सिस्टम है, तो सिस्टम तो हमने ऐसा बनाया था क्योंकि सारे जब अपने यहाँ सिस्टम बनाएंगे तो नए सिस्टम में आप वो जगह ही नहीं छोड़ेंगे हरामखोरी की। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप लोग असल में पाकिस्तान की एवरेज एज 22 है, सो पीपल डोंट नो एनीथिंग, सॉरी बट दैट्स अ फैक्ट। पाकिस्तान में एक महकमा होता था रजिस्ट्रेशन का, और जब आपने पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड बनाना होता था तो एक लंबी चौड़ी, मुझे याद है, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन थ्रू दैट प्रोसेस, लेकिन मुझे ये याद है कि एक बदनाम सा महकमा होता था रजिस्ट्रेशन का और पासपोर्ट बनाने के लिए। ये तो मुझे भी याद है कि जी आप वहाँ जाते थे तो एक लाइन होती थी एजेंटों की, कोई आपको इधर से खींच रहा होता था, कोई उधर से कि जी आए पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद जब नादरा आया तो बिज़नेस प्रोसेस ही इस तरह तब्दील हो गया और कंप्यूटराइजेशन इस तरह आई कि उस एजेंट के लिए जगह ही नहीं बची। उस एजेंट के लिए जगह उस मैनुअल प्रोसेस ही में थी। पहली बात तो सिस्टम आप इस तरह तब्दील कर देंगे जैसे हमने कस्टम्स में किया, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये प्रोग्राम समझने के लिए आप 1 भी देखिएगा 001 और 3 भी देखिएगा 003, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। और ज़ाहिर है इससे पिछला तो देखें क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी। सिस्टम तो आपने पहले इस तरह का बनाना है कि उसमें तो चोरी चकारी की तो फिर जगह ही नहीं रहती ना, क्योंकि सर्विस डिलीवरी जैसे कनाडा में सिस्टम है। अगर आप
जो सर्विस डिलीवरी कर रहा है और जिसको सर्विस चाहिए, अगर वो आमने सामने आ ही नहीं सकते, जैसे हमने कस्टम्स में किया था, टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का कोई राब्ता ही नहीं रहता, टैक्स पेयर अवेयर ही नहीं है कि टैक्स कलेक्टर कौन है, तो फिर तो ये काम हो ही नहीं सकता। सो वो वाली बात है कि एक तो सिस्टम होगा, वो मैंने कहा कि 003 देखिएगा। अगली बात पे आप आते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ क्या होंगी कि लिविंग वेज हमें देना पड़ेगा अगर हम साथ इस तरह की सर्विस सिस्टम ठीक करते हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि जी आप बनाएं वो। अच्छा जी, तो मैंने उस पर, और जो आपने बात की कि जी ये रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने एक रूल्स बनाए, और हमने रूल्स ये बनाए बहुत लालच और फियर ख़त्म करने के लिए। पार्ट ऑफ द फियर तो सिस्टम ख़त्म कर देता है, क्योंकि सिस्टम आपको कुछ और करने ही नहीं देता। आपको फ़ोन करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहता रहे कि ऐसे कर दें, या CM कहे ऐसे कर दें, वो मसला है वो कंप्यूटर करने ही नहीं देता। आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, बिकॉज आप जी आप आके खुद ही बटन दबा लें फिर भी ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मशीन है, ये तो किसी से डरती नहीं। सो बट लेट्स गेट ऑन विद इट। सो हमने रूल्स बनाना शुरू किया। सो हमने सबसे पहले तो ये किया कि हमने कहा कि जनाब 3 टाइम्स पब्लिक सर्वेंट की सैलरी होगी। वो नहीं हुई, और मैं उसकी वजूहत आपको बताता हूँ, लेकिन डबल सैलरी इमिजिएटली हो गई, बिकॉज वी सेड कि जी इसके अलावा तो बात चल ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटराइजेशन के प्रोजेक्ट में कोई काम ही नहीं करता था, सब छुट्टी लेके चले जाते थे। सो यहाँ से बात शुरू हुई और हमने फिर एक रूल्स बनाने शुरू किए। हमने रूल्स ये बनाए कि जी सबसे पहले तो हर कस्टम्स की इंपोर्ट की बिल ऑफ एंट्री फ़ाइल करने के लिए और एक्सपोर्ट की बिल ऑफ एंट्री फ़ाइल करने के लिए 250 रुपये की फ़ी होगी, और ये तमाम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में है। एक छोटी सी फ़ी हर गवर्नमेंट सर्विस के साथ कनेक्ट कर दी गई है। वो अपने आप को ख़ुद प्रोजेक्ट फ़ंड करना शुरू कर देता है, अपनी रिसोर्सेज जनरेट करना शुरू कर देता है। तो हमने ये कहा कि जनाब एक 250 रुपये की फ़ी होगी, बल्कि हमारी तो रिकमेंडेशन ये थी कि इसे डॉलर के साथ पैक कर दिया जाए, इसे $2 $3 की एक फ़ी होगी, जो उस वक्त का करंट डॉलर रेट होगा। जितनी नंबर ऑफ़ गुड्स डिक्लेरेशंस इंपोर्ट्स दिन की फ़ाइल होती हैं, उतने पैसे एक पूल में जाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो पार्ट क्लाइंट पे कर रहा है। अब आपकी जितने जो कलेक्ट्रेट का रैंक है उसमें एक ग्रेड 20 का अफसर है, फ़र्ज़ करें 2 ग्रेड 19 के हैं, 3 ग्रेड 18 के हैं, 17 के हैं, इस तरह ग्रेड 4 तक जहाँ तक सब लोग जा रहे हैं वो है। उसका आपने पॉइंट्स का टोटल कर लें, ग्रेड्स के पॉइंट्स का, और जो महीने के आखिर में टोटल पैसे जमा होते हैं उसको उस पॉइंट्स पे डिवाइड कर दें, तो आपका पर पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट्स आप लोगों को एज बोनसेस देंगे और यहाँ से उसकी सैलरी जनरेट करेंगे। सो गवर्नमेंट ने एक डबल सैलरी कर दी। बाकी जो कंपोनेंट है, अगर अच्छा अब जो वो पैसे जनरेट होंगे उसका 80% वी सेड कि जी इन लोगों को एज सैलरीज दे दें अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट, सैलरी इन्हांसमेंट कर दें। बाकी जो 20% बचे, उस 20% में से हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना शुरू कर देते हैं पूरे महकमे का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम देना शुरू कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस फ़र्क जो हम इंश्योरेंसेस में ला सकते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। जिनके बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, इस्टेब्लिश होता है कि ये एक्सेल कर रहा है और इसको ये एजुकेशन पे ये क्वालिफाई कर गया, लेकिन पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम एक एजुकेशनल ग्रांट्स दे सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा वो पैकेज होना चाहिए। देन हमने ये कहा कि जी गाड़ियाँ जो महकमा ख़रीदता है, अब हर साल महकमा हुकूमत कई गाड़ियाँ ख़रीदती है, उन गाड़ियों पे एक सब्ज़ नंबर प्लेट लगी होती है, वो सरकार की गाड़ियाँ होती हैं। इट्स अ ब्लडी न्यूसेंस ऑल ओवर द कंट्री। हर गलत जगह पे खड़ी होगी सरकारी ड्राइवर ने, और कानून की धज्जियाँ वही उड़ाती आपको नज़र आएंगी। सो वी सेड कि जी इन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए आप ये करें कि आप रख दें कि सरकार की जो गाड़ी होगी, बारिंग वन और मिनिमल लेवल ऑफ ऑपरेशनल व्हीकल्स, जो यहाँ भी पुलिस प्योरली सरकार की गाड़ी होती है, उस पर भी कोई नंबर ग्रीन नंबर प्लेट नहीं होती, एक सादा नंबर प्लेट लगी होती है लेकिन बड़ा बड़ा पुलिस लिखा था। सो बारिंग सच ऑपरेशनल व्हीकल्स, बाकी आप ये करें कि जी ग्रेड के हिसाब से एक गाड़ियों की सीसी रख दें। अब इस वक्त भी तो आप गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं ना, अगर आप 100 गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं तो सब के पैसे सरकार दे रही है। अब आप ये करें कि जी अगर आपने ये 100 गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं तो वो पर्सनली उन ऑफिशियल्स के नाम पे होंगे ग्रेड के हिसाब से। उसका 20% वो ख़ुद डाउन पेमेंट करेगा, बाकी 80% जो है गवर्नमेंट पे करेगी, और वो गाड़ी उस शख्स के आप नाम कर दें। उस पर एक सादा नंबर प्लेट लगी होगी, उसको
अपनी एक तनख्वाह मिल रही होगी, एक उसकी हेल्थ इंश्योरेंस फलाने छोटी छोटी इंश्योरेंसेज होंगी, दूसरा उसको एक व्हीकल मिलेगी। 5 साल में वो अगर चाहे तो ये व्हीकल एक्सचेंज कर सकता है, बेचना चाहता है कल बेच दे, फिर पैदल आया करें, उसको साथ ही अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और जो ये लोग कहते हैं ना कि जी सिविल सर्वेंट्स की तो जी बड़ी जी वो हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं जी उसको, उनको बड़ी पर्क्स मिलते हैं, या किसी को कोई प्लॉट नहीं मिलता, कोई हाउसिंग नहीं है। मैं आप मुझसे बेहतर नहीं सिविल सर्विसेज को जानते, ठीक है जी। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कोई एयर ट्रैवल में कंसेशन नहीं है, कोई रेलवे पे कोई कंसेशन नहीं है, कहाँ कहीं पे कोई कंसेशन नहीं है। सो ये प्रोपेगेंडा, ये रबिश जो है कि जी सिविल सर्वेंट्स को बड़े वो मिलते हैं, कोई पर्क्स नहीं है सिविल सर्विसेज के, ठीक है जी। बारिंग एक आध कोई अगर हाउसिंग स्कीम कभी इस्लामाबाद में किसी ने बना दी या फलाना, तो हमारे यहाँ कोई इस तरह के पर्क्स नहीं है। और वो उसमें अगर किसी एक को कुछ प्लॉट मिल गया तो मिल गया होगा, अदरवाइज सिविल सर्विसेज में बाय एंड लार्ज इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं। सो बट लेट्स गेट, सो हमने वो एक पूरे रूल्स बनाए कि ये रूल्स होंगे, फिर लोगों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बेसिस पे वो बोनसेस मिलेंगे। सो वी सेड कि जी ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। चेयरमैन साहब ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। उस वक्त शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। वी हैड अ मीटिंग एंड इट वाज डिसाइडेड कि जी दीज आर गुड मेजर्स, एवरीबडी एग्रीड विद दैट। ग्रीन नंबर प्लेट्स, ये सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल प्रोजेक्ट्स विल जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, जिससे अपने स्टाफ की पेमेंट्स होंगे। ये तो हो गई जी लालच वाली साइड। अब आते हैं फियर वाली साइड पे। फियर की बहुत सारी किस्में हैं और हम सब में जाएंगे। एक तो वो सीधा सीधा ब्रूटल फियर है कि जी ये कर नहीं तो कल तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, और जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल ही नहीं है वहाँ पे क्या करेगा कोई। बट अदर देन दैट आपका एक ACR का सिस्टम है जिसकी बाय एंड लार्ज कोई तुक ही नहीं है। जिसको अफसर को जिसकी शक्ल पसंद आई है, जिसके साथ उसके कोई इंटरेस्ट वाबस्ते हैं, उसको बड़ी अच्छी ACRs मिल रही हैं, बाकियों को नहीं मिल रही। सो क्वांटिफाइबल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस हैव टू बी बिल्ट इन एंड दैट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द सिस्टम। आपने कह दिया जी इसके इस अफसर के जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसकी ठीक नहीं, क्या है मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है, उसकी कोई परफॉर्मेंस इंडिकेशन होनी चाहिए ना। अच्छा, अब जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, हमने कहा जी ये ACR ख़त्म किया जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम्स में नहीं होने चाहिए। मैं दिन में मैं किस वक्त दफ्तर आया तो मशीन के थ्रू ही मुझे काम मिलता है। मैंने किस दिन लॉगिन किया, किस टाइम पे, वो मशीन ऑटोमेटिकली बता देगी। किस वक्त लॉग आउट किया, मशीन ऑटोमेटिकली बता देगी। मैंने आज दिन में अपना क्या क्या काम कंप्लीट किया एंड कंपेयर टू एवरेज ऑफ पीपल डूइंग देयर, मैंने बेहतर किया या कम किया वो नज़र आ जाएगा। मैंने आज एक डिसीजन दिया, वो डिसीजन कल को जब कोर्ट से रिवर्ट होगा तो भी सिस्टम में पड़ता है, तो मेरे कितने डिसीजंस ठीक थे, कितने डिसीजंस गलत थे, वो भी आज सामने आ जाएगा। सो मशीन ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करे और साल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस विज़-वी योर रेस्ट ऑफ द कलीग्स खुद ब खुद आपके ACRs, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सब के सब खुद ब खुद सामने आए, ताकि आप पे ये साहब की मेहरबानी वाले कॉन्सेप्ट ना हो। मेरी शक्ल किसी को अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती शुड नॉट बी द बेसिस फॉर जजिंग मी और फॉर माई परफॉर्मेंस। सो ये एक हमने प्रोसेस सजेस्ट किया। अच्छा, ये हमने रूल्स तो बना दिया, गवर्नमेंट ने 250 रुपये भी कर दिया और पैसे जमा भी होना शुरू हो गए और करोड़ों रुपए जमा हुए। ये रूल्स पास नहीं होते थे, हमने जो मर्ज़ी करते रहे, कई साल गुजर गए और वो रूल्स आज तक पास नहीं हुए। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? पैसे भी थे, रूल्स भी बड़े लॉजिकल थे, बातें भी ठीक थी, लेकिन ये होता क्यों नहीं? हम इस तरह की ट्रांसपेरेंसी परफॉर्मेंस रिलेटेड कि अपनी मर्ज़ी से किसी को प्रमोट करना चाहें या ना करना चाहें, हम ये हमारी मर्ज़ी बीच में हम क्यों लाना चाहते हैं ज़बरदस्ती? अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो ये हो क्यों नहीं जाती? इशू ये है जी कंट्रोल। हम ऐसे लोग हैं, और ये आपने पता नहीं कल चले जाएं, पिछले दिनों मैंने एक इंटरेस्टिंग एक जब ये इनको लाए थे नया चेयरमैन, कौन से थे जो अब चले गए, क्या नाम था, शब्बर ज़ैदी को, तो किसी ने कहा कि जी शब्बर ज़ैदी को वज़ीर आज़म साहब लाएँ, अब बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने सिर्फ एक गुजारिश की, मैंने कहा जनाब
सिर्फ कस्टम हाउस कराची जो है ना, वहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा होता है, सिपाही, और वो लिफ्ट्स कोई भी खुद नहीं चलती। इंटरकॉम पे वो लिफ्ट को बुलाया जाता है, वो बंदा आता है, दरवाज़ा खुलता है, लिफ्ट में लोग चढ़ते हैं, वो बंदा बटन दबाता है, वो बंदा लोगों को हर फ्लोर पे छोड़ता है। वो सारा दिन एक सिपाही लिफ्ट के साथ साथ ऊपर नीचे चलता है। क्या इंसानियत ने आज तक लिफ्ट के बटन नहीं बना सकी? बना चुकी हुई है, कई सौ साल से बना चुकी हुई है। वेस्ट में लिफ्ट में एक लिफ्ट ऑपरेटर खड़ा नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं खड़ा होता। दिस इज स्टूपिड। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले सरकार के दफ्तरों में स्पेशली हम सबसे पहले लिफ्ट के बटन हटा के लिफ्ट ऑपरेटर रखते हैं। क्योंकि अगर आप लिफ्ट का बटन ऑन कर दें, ऑटोमेशन सिस्टम, तो फिर जो पहले बटन दबाएगा उसको सर्विस मिल जाएगी। फिर साहब की मर्जी नहीं होगी कि कलेक्टर साहब इस वक्त ऑफिस से उठ रहे हैं तो लिफ्ट फलाने फ्लोर पे ले आओ, या फलाने गेस्ट आ रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है तो लिफ्ट सारी लॉक करके नीचे खड़ी कर दो कि वो एफएम आएगा, बाकी लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जो भी। इट्स एन इशू ऑफ कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है, क्यों नहीं, कैसे कर रहा है, ये मैं आपको सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल। विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ दिस। ये मेजर्स आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी, आपके यहाँ महकमे क्यों ठीक नहीं होते, ये लोगों का इशू नहीं है। मैं आपको टिपिकल मिसाल देता हूँ। जब वही जो मैंने रजिस्ट्रेशन के महकमे और नादरा की मिसाल दी, नादरा में करप्शन नहीं थी, वो सब लोग फायर कर दिए। नादरा ने फायर नहीं किया, उन्हें घर बिठा के तनख्वाहें देनी शुरू कर दी, नए लोग कंप्यूटर सिस्टम्स पे ला के बिठा दिया। ठीक है जी। अब लोग तो 99% वही होते हैं। आप सिस्टम तब्दील कर दें तो लोग उस सिस्टम के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आदतें पड़ी होती हैं उनको, अगर आपको ये भी डर है कि जी कोर्ट से वो नहीं होगा, कोर्ट में जाके अगर निकाल दिया तो कोर्ट्स में जाके वो कर देंगे, तो घर बैठ के उनको तनख्वाहें देना शुरू कर दें। वो ऐसे फसली बटेरे होंगे क्योंकि, और उनको पैसे की वो आदत पड़ चुकी होगी और इनके पेट अभी इतने भर चुके हैं, वो खुद ब खुद रिज़ाइन करके चले जाएंगे। यू वॉन्ट हैव टू डू एनी थिंग। बट ये होता क्यों नहीं? एक्चुअली in maximum 1 to 2 years, the whole country can be turned around in terms of service delivery, in terms of महकमे, in terms of रिश्वत सतानी, in terms of efficiency. आपको पता है दुबई ने अभी एक डिसीजन लिया हुआ है and it's going to happen, वो एक म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बना रहे हैं। और दुबई की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जी हम पता नहीं कौन सी डेट दी हुई है, दिसंबर समथिंग 2021 की, कि उस दिन सरकार यूएई में आखिरी लेटर पेपर पे ऑर्डर जो भी इशू करेगी वो करेगी, और उसके बाद वो लेटर म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में रख दिया जाएगा कि जी फलानी डेट से पहले हम कागज़ों पे ऑर्डर किया करते थे और अब सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, जो ओंटारियो में होता है। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, मैंने हेल्थ कार्ड रिन्यू कराना है, मैंने गाड़ी के लिए स्टिकर लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट हैव टू गो टू एनी ऑफिस। मैं तो घर में बैठूंगा, इंटरनेट पे कनेक्ट करूंगा, अपना नाम डालूंगा, उसको पता है मैं कौन हूँ, अपना एड्रेस डालूंगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, जो उसकी फ़ी होगी मेरे घर में पोस्टल डाक सर्विस पे मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगी। आई विल नेवर कम, मैं कोई फॉर्म नहीं भरना, किसी के सामने जाके सलाम नहीं पेश करना, और ये सब कुछ हमारे यहाँ हो सकता है। क्यों नहीं होता? लेट्स कम टू दैट। और आपने उसमें क्या करना है? एवरीबडी सेज कि जी यू सी पीपल आर लॉस्ट, कि यार ओके ये बड़ी अच्छी बातें हैं जी, अब होंगी कैसे? वेल, जैसे मैंने गुजारिश की उस शेविंग मशीन के हवाले से, कुछ काम मशीन ने करना है, कुछ काम आपने करना है। आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट कि आपने क्या करना है। सबसे पहली तो बात ये है, ये आपने, देयर इज़ अ लॉजिकल वे टू थिंक, and the greatest problem is that the masses, लोग सोचने समझने की लॉजिकल सलाहियत खो चुके हैं। लुक अराउंड यू, आज एक बच्ची की लाश मिली, बड़ा शोर हुआ, ट्विटर हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ, ख़त्म हो गई। कल एक और की मिली। हर चौथे दिन जस्टिस फॉर फलाने का एक ट्रेंड चल रहा होता है। एंड व्हाट हैपन्स? नथिंग, राइट?
But there are many reasons. First of all, it is about thinking. There are ideas of, सबसे पहले तो आपका ये ख्याल हो चुका हुआ है, आप फेटलिस्टिक हो चुके हैं। आपका ख्याल ये है कि यार मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और आपका ये ख्याल ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ कैसे करें उस पर भी हम आते हैं। आप कर सकते हैं, बट इट विल स्टार्ट विद थिंकिंग राइट, थिंकिंग लॉजिकली, जज्बाती नहीं। इन सब को सरेआम फांसी दे दो। जनरल से आई यूज टू डू दैट एग्जैक्टली। और क्यों? और इनको कोड़े मारो तो इनको फलाने करो। दैट वाज टू क्रिएट फियर इन अ सोसाइटी। मोटिव्स वर समथिंग एल्स, राइट? यूल हैव टू थिंक, अच्छा ये कुछ हो गया, चलो जी अल्लाह खैर करेगा, क़यामत के रोज़ इसको इंसाफ मिलेगा, अल्लाह इसको ये करेगा। देख भाई, वो सब कुछ होगा, अपनी जगह होगा। दिस इज़ अ वर्ल्ड, इसमें आपके राइट्स हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एल गॉर जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट था, उसकी एक फिल्म है द इनकन्वीनियंट ट्रूथ। इनकन्वीनियंट ट्रूथ में एल गॉर ने एक बड़ा मज़े का एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ट्राई करके देखें। किसी जानवर के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, बट गूगल करके देख लें। एल गॉर साहब ये कहते हैं कि आप एक जार लें, पानी का इतना बड़ा ले लें, उसका इतना बड़ा मुंह खुलाओ, और उसमें एक छोटा सा मेंढक डाल दें। मेंढक बड़े मज़े से पानी में बैठा होगा। अब आप पानी को आग पे रख दें, पानी थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा। जैसे पानी गर्म होना शुरू होगा तो वो मेंढक को थोड़ा सा गर्म लगेगा। पहले शायद वो थोड़ा सा एंजॉय करेगा, अच्छा गर्म पानी हो गया। वो अपनी आपको, अपनी बॉडी को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेगा, उसे बर्दाश्त कर लेगा। फिर थोड़ा सा और पानी गर्म हो जाएगा तो उसको थोड़ी सी गर्मी लगेगी, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, वो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेगा। फिर पानी और गर्म होगा। इसने कुछ भी नहीं करना था, इतना सा जार है, उसमें इतना मेंढक है, ये अगर चाहे एक ट्रिप करके जंप मारे तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी नेक है, मुंह खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंढक को। लेकिन मेंढक क्या कर रहा है? मेंढक, पानी गर्म होता जा रहा है, मेंढक बर्दाश्त किया जा रहा है। उर्दू इज़ सच अ फ़नी लैंग्वेज। पता नहीं मैंने पहले आपसे कभी जिक्र किया या नहीं किया। एक्चुअली हमारी जो हिस्ट्री है और वो जो लैंग्वेजेस में आती है, वो इनग्रेन्ड है, हो जाती है ना कल्चर में। मेरी वालदा साहिबा से सिर्फ 2 बातों पे हमेशा से लड़ाई होती थी, अदरवाइज़ मैं काफ़ी फरमानबरदार बेटा हूँ। जो 2 बातें थी, एक तो वालदा साहिबा कहती थी, बेटा बर्दाश्त करना सीखो। और मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि बर्दाश्त करना क्यों सीखूं मैं, क्योंकि जिस दिन आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, अगर आपने हर चीज़ बर्दाश्त ही कर लेनी है, तो देन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। यू हैव टू रिएक्ट। आपने फेटलिस्टिक तो नहीं होना कि भाईजान मैं हर चीज़ जो होती जाए मैं बर्दाश्त कर लूँ। ये तो कोई अच्छी क्वालिटी तो नहीं है। ये दुनिया की किस लैंग्वेज में ये वर्ड बर्दाश्त एज अ वर्चू लिया गया, एक्सेप्ट फॉर अस। और हम तो हर शख्स बड़ा जी ज़माना फ़हम आदमी है जी, और दरमियानी बात करता है जी, और बर्दाश्त कर लेते हैं और सब्र करना सीखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, रबिश। दिस इज़ अ वर्ल्ड, दीज आर योर राइट्स, एंड दिस इज़ अ राइट, एंड राइट मीन्स राइट। इट इज़ नॉट बाय ग्रांट ऑफ समबडी, इट इज़ योर राइट, एंड यू मस्ट हैव इट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव इट अगली दुनिया में, नहीं अभी, क्योंकि ये राइट आपका दुनिया का राइट है, और ये आपको अभी चाहिए, और आप इसके बारे में कुछ करोगे। ये नहीं है कि आप बर्दाश्त कर लोगे, आप कहोगे अल्लाह खैर करेगा। अगली दुनिया की बातें अगली दुनिया में होंगी, पहले यहाँ की बातें होंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर एटीट्यूड। सो वो जो मेंढक है वो कंटिन्यूसली बर्दाश्त करता जाता है। वो किसी भी टाइम पे जंप मार के बाहर निकल सकता था, लेकिन वो नहीं निकलता। अल्टीमेटली पानी इतना गर्म हो जाता है कि जब वो जंप मारने की कोशिश करता है तो उस वक्त तक उसके मसल्स बॉयल हो चुके होते हैं, एंड इज़ इनकेपेबल ऑफ जंपिंग बिकॉज दोज मसल्स नो लॉन्गर फंक्शन, एंड दैट फ्रॉग बॉयल्स एंड डाइज। उस पर कोई इम्पेडिमेंट नहीं थी, उसको कोई चीज़ रोक नहीं रही थी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, लेकिन वो उसे बर्दाश्त किया जा रहा था। मैं आपको कतन ये नहीं कह रहा कि जी आपने कल जाके किसी का सर फाड़ देना, नो 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 नो, विल टॉक अबाउट दिस। देयर इज़ एन ऑर्डरली मैनर, बट द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। इट स्टार्ट्स विथ यू, आपसे शुरू होती है बात। आप सोचेंगे सबसे पहले राइट्स क्या हैं आपके, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं,
और जब आप अपने राइट्स और अपनी ऑब्लिगेशंस की बात अभी सिर्फ सोचें, बट लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे तो अगली बात इसके बाद आएगी। अगली बात गुजारिश क्या है, और ये आपको जो सोच है ना, वही मैंने कहा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के कंट्रोल के नतीजे में आपके दिमाग में ये सोचें डाली गई हैं, आपको डिवाइड किया गया थ्रू आउट। और ये किसने कंट्रोल किया है, या वो कौन लोग हैं जो मुल्क में सिस्टम ठीक नहीं होने देना चाहते, ये बातें सबको पता है। दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है। वेल, देयर आर दोज जिनका इंटरेस्ट है किस तरह के सिस्टम से। अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट ख़राब होता है। वो लोग कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। एफओस में एक बात होती थी जिसको कहते थे IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फो। इसका मतलब ये है कि जी वो एक्चुअली एफओस की टर्म्स में तो इलेक्ट्रॉनिकली वो जहाज़ से कम्युनिकेट करता है और वो उसे पता चलता है कि ये सिग्नल जो है ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट का है या फो है, दुश्मन एयरक्राफ्ट का। इसी तरह ग्राउंड यूनिट्स और हर चीज़। सो IFF सिर्फ एयरफोर्स में नहीं है, फ़ौज में नहीं है। IFF रोज़ आपकी और मेरी ज़िंदगी में। पहली स्टेप तो आप लॉजिकली सोचेंगे, अगली स्टेप आप IFF में भी सोचेंगे कि जिससे मैं डील कर रहा हूँ या जो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया है, इसमें मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में किसका इंटरेस्ट है और किसका इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आप ये समझना नहीं शुरू करेंगे और उसको एनालिटिकली सोचेंगे नहीं, ज़रा आप आगे नहीं चल सकते। और आपने अपने फ्रेंड्स को एनहांस करना है या फ्रेंड्स को एक्सपैंड करना है जो सिस्टम के फ्रेंड्स हैं, और फोर्स को आपने एलिमिनेट करना है, वीकन करना है। इस वक्त उल्टा है, चूँकि आपकी समझ में ही बात नहीं आती। आप अपने दुश्मन को सपोर्ट करे जा रहे हो, दोस्त को ग्राउंड किए जा रहे हो। एक्चुअली आपकी आंखों के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त गिलाफ चढ़ा हुआ है। यू कांट थिंक, यू कांट अंडरस्टैंड कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप दुश्मन की सपोर्ट में नारे लगाते जा रहे हो और दोस्त के अगेंस्ट नारे लगाते जा रहे हो। और आपने आशिर अज़ीम की बात नहीं सुनी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात न सुने, मेहरबानी करके एनालिटिकली सोचें और लॉजिकली मेरी बात से डिसएग्री करें। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बट इट हैज़ टू बी लॉजिक, नॉट गिलाफ के अंदर रहते हैं। अच्छा, अब ये और जो आपके फो है ना, उसने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये एक सिस्टम क्रिएट किया है, ये गिलाफ चढ़ाने वाला। आप देखें वो तमाम चीज़ें जो आपको स्ट्रेंथन करती हैं, जो आवाम को इकट्ठा करती हैं, जो एंड दैट्स द नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप योर एनिमी फो इज़ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इट्स टू पीपल, आई टेल यू हु दे आर। इट्स टू पीपल, इट्स टू क्लासेस। मैं आपको अब इट्स गेटिंग टू लेट, अगली दफ़ा बात करेंगे उस पर। इट्स टू क्लासेस ओनली जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, बाकी आपकी सपोर्ट में है। लेकिन उस दो क्लासेस ने किया क्या, उसने मेक श्योर किया कि हर वो फंक्शन जिसमें आप लोग इकट्ठे हो सकें, लॉजिकली सोचने के बाद ज़ाहिर आप इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करने के बाद ज़ाहिर आप इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम अदारे और स्ट्रक्चर डेलिबरेटली पाकिस्तान में तोड़े गए हैं, ख़त्म किए गए हैं, जो लोगों को इकट्ठे करते। नेक्स्ट टाइम।